हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। तो राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे और इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, जो है राजस्थान में वन। अब राजस्थान में वनों पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हाल ही में 2019 की रिपोर्ट आई है उसके आंकड़े भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में राजस्थान के वनों से संबंधित जो विशेष महत्व है, विशेष वृक्षों का महत्व है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन। तो हम ओवरऑल इस लेक्चर में देखेंगे कि वनों का कंसेप्ट क्या है, क्या इतिहास रहा है राजस्थान में, और क्या वर्तमान यहाँ पे स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो यहाँ पर 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने एक वन नीति यहाँ पे सबसे पहले घोषित की थी। लॉर्ड डलहौजी की वन नीति। ठीक है, और इस नीति में उन्होंने कहा था कि इसके तहत जो स्टेट के अंडर में जो भी वन क्षेत्र आते हैं और जो भी ऐसे वृक्ष हैं जिनसे जिनकी लकड़ी को यूज़ किया जा सकता है, वो सिर्फ सरकार के हैं। उस पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वन नीति एक आम जनता के लिए नहीं बनाई गई थी, ये ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए थी, औपनिवेशिक साम्राज्य था। तो यहाँ पर इस तरह की नीति के बाद एक और यहाँ पे ब्रिटिश काल में ही पहली वन नीति घोषित की जाती है, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑफिशियली कहा जाता है कि ये है राष्ट्रीय वन नीति। तो पहली राष्ट्रीय स्तर की वन नीति, देखिए अगर क्वेश्चन आएगा तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में स्पेशल रेफरेंस में पूछेगा, तब भी आपको बताना है। अदरवाइज आपको पहली राष्ट्रीय वन नीति में बताना है कि 1894 में ये घोषित की गई। इसके बाद भारत को आज़ादी मिल जाती है, और स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति है वो 1952 में घोषित की गई। और इसी वन नीति में 1988 में संशोधन किया गया, और इसी वन नीति में संशोधन के हिसाब से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर यहाँ पे वृक्ष होने चाहिए, ताकि देश में जो पर्यावरण की स्थिति है वो संतुलित बनी रहे। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं वन नीति से आपके रिलेटेड। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे संवैधानिक रूप से वनों को राज्य सूची से हटाकर, जो हमने संविधान में अनुसूचियाँ पढ़ी थी, तो पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करते थे, तो राज्य सूची से हटाकर इन्हें समवर्ती सूची में डाला गया। मतलब यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और ये किया गया यहाँ पे 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हो कि यहाँ पे राज्य की सरकार के भी कानून मिलते हैं वनों पर, और सेंटर के भी आपके कानून मिलते हैं। और स्पेशली अगर हम राजस्थान के रेफरेंस में बात करें, तो राजस्थान के रेफरेंस में हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी रियासतों ने वनों से संबंधित कानून बनाए, वनों से संबंधित नीतियाँ बनाई खुद के स्तर पर। ठीक है, चूँकि ये सारी बात आज़ादी से पहले की है, इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले जोधपुर रियासत ने 1910 में अपने रियासत में वन नीति घोषित की। ठीक है, तो ये राजस्थान की पहली रियासत थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1935 में अलवर रियासत ने स्वयं की वन नीति यहाँ पे नीति बनाई, वन संरक्षण नीति बनाई। और राज्य में आज़ादी के बाद 1949 में वन विभाग का गठन किया गया, और वन विभाग का जो मुख्यालय है वो है जयपुर में।
और इसी के बाद राजस्थान में 1953 के अंदर राजस्थान वन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन है, रियासतों के अलग क्वेश्चन है और राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो 1953 का राजस्थान वन अधिनियम है, ये इम्पोर्टेंट अधिनियम है क्योंकि यहाँ पर पहली बार, इससे पहले जो भी नीतियाँ बन रही थी उनमें वनों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। तो यहाँ पर पहली बार को वर्गीकृत किया गया और वनों को वर्गीकृत करके यहाँ पे वनों की 3 श्रेणियाँ बनाई जाती है। पहली कैटेगरी में रखे जाते हैं आरक्षित वन, दूसरी कैटेगरी में रखे जाते हैं सुरक्षित वन, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, और तीसरी में अवर्गीकृत। तो ये वनों का जो हम डिवीज़न पढ़ते हैं, यहाँ पे आरएस मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कितना प्रतिशत है या क्या अंतर होता है, तो ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 से आया है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम लेटेस्ट बात करें तो इसमें हम पाएंगे कि 2008 में, ठीक है, 8 फरवरी 2008 एक्चुअल में, इसको पूरा ध्यान रखिएगा। कई बार डेट के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान से संबंधित जो भी नीतियां होती है विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित। तो यहाँ पर राजस्थान ने अपनी पहली वन नीति घोषित की। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वन नीति जो होती है, पॉलिसी का काम होता है कि वनों में किस तरह से वृद्धि करनी है, क्या क्या उपाय किए जाने हैं प्रशासनिक स्तर पे, वो सारे प्रावधान होते हैं नीति के अंतर्गत जो समय के साथ यहाँ पे बदलते रहते हैं। पर जो अधिनियम है ये कानून है, इस कानून में वनों के बारे में स्पष्ट रूप से कानूनों को बताया गया है, नियमों को बताया गया है कि ये नियम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अंतर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर राजस्थान ने जो अपनी राज्य वन नीति घोषित की है, तो यहाँ पर ये देश का पहला राज्य था यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो वनों की हम आंकड़े देखते हैं वनों से संबंधित, तो ये वनों से संबंधित जो आंकड़े हैं ये प्रकाशित किए जाते हैं यहाँ पे देहरादून में स्थित संस्थान से। देहरादून में है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और इस केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है 1981 में हुई थी। और इसके पीछे जो अधिनियम है, जिस कानून के तहत इसकी स्थापना हुई थी, वो अधिनियम है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे केंद्रीय वन अनुसंधान की स्थापना हुई थी। यहाँ से आपके फॉरेस्ट पॉलिसी से डेटा जो भी होते हैं लेटेस्ट, जो कि हर 2 साल में होते हैं, प्रकाशित होते हैं। और यहाँ पर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये हैं शिमला में, शिमला के बाद कोलकाता, फिर नागपुर और बेंगलोर। तो ये है ओवरऑल आपके वनों से संबंधित विभिन्न जो अधिनियम नीतियां बने उनका इतिहास। तो चलिए अब हम आते हैं हमारी वन नीति पे, जो लेटेस्ट 2019 में प्रकाशित हुई है। हर 2 वर्ष में ये प्रकाशित
की जाती है रिपोर्ट केंद्रीय वन अनुसंधान के द्वारा। ठीक है, तो राजस्थान में यहाँ पे क्या क्या डेटा आए हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। चलिए, विभिन्न डेटा की यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा आया है उसमें आया है कि राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो 32,737 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। ठीक है, तो मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 342,239, उसमें से 32,739 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। तो आप इसको अगर रफली आइडिया लेते हैं तो 10% आप सीधा निकाल सकते हैं, और एग्जैक्टली लें कि ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 342,239 का कितना प्रतिशत है, तब आप इसे लिखते हैं 9.57%। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसकी अगर भारत से तुलना करते हैं कि भारत की तुलना में ये कितना क्षेत्र है, तब आप लिखते हैं कि भारत का जो टोटल वन क्षेत्र है उसकी तुलना में राजस्थान का वन क्षेत्र है यहाँ पे 4.28%। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर ये जो टोटल हमारे पास एरिया आ रहा है वनों का 32,737 किलोमीटर, तो इसका फिर से विभाजन करना है। जो राजस्थान वन अधिनियम 1953 बना था उसके अनुसार, तो जब हम इसका विभाजन करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर जो आरक्षित वन है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, वो हैं 12,475 किलोमीटर। जो संरक्षित वन हैं वो हैं 18,000। एक मिनट, यहाँ पे पेन की मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो संरक्षित वन हैं वो हैं 18,217 वर्ग किलोमीटर, और जो अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड हैं वो हैं आपके सबसे कम 2,045 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अब इन अंतर क्या होता है, हालांकि एक ही बार अंतर पूछा गया था तो नाम से ही पता लगता है। जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, ठीक है, अब रिजर्व का मतलब रिजर्व कर रखा है किसी के लिए, किसके लिए रिजर्व कर रखा है, सरकार के लिए रिजर्व कर रखा है, गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर रहा है कि पूरा इन पे आपका जो आधिपत्य है, अधिकार है, वो गवर्नमेंट का होगा। नाम से ही पता लग जाएगा आपको। ठीक है, जब रिजर्व कर देते हैं तो उसमें कोई दूसरा अपना अधिकार जाहिर नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे वन संपदा का दोहन नहीं कर सकता। तो परसेंटेज के रूप में 38.11% वन, और जिले वाइज अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा आपको आरक्षित वन मिलेंगे उदयपुर में। उदयपुर में हालांकि टोटल वन क्षेत्र भी ज़्यादा मिलेगा, पर रिजर्व फॉरेस्ट का डेटा भी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। फिर है संरक्षित। ठीक है, संरक्षित, सुरक्षित या प्रोटेक्टेड, इंग्लिश का शब्द सही है प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसमें आ जाता है कि इन वनों की सुरक्षा की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे रिजर्व नहीं है, तो रिजर्व नहीं है मतलब इनका उपयोग किया जा सकता है सरकार के द्वारा, तो किया ही जा सकता है, सरकार का अधिकार तो है ही, पर सरकार की अनुमति लेकर यहाँ पर इन वनों की लकड़ियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो इसलिए इन्हें हम प्रोटेक्टेड वन कहते हैं। यहाँ पर सरकार कुछ नियम बनाती है, कुछ ढील देती है। ठीक है, तो ओवरऑल एरिया है ये सबसे ज़्यादा आपका 55.64% का, और जिले वाइज अगर आपको बताना हो तो ये सर्वाधिक हैं 12 में। इसके बाद
अवर्गीकृत, तो अवर्गीकृत मतलब ना तो वो आरक्षित है ना संरक्षित है, तो मतलब वो खुले वन है, वहाँ पे कोई भी पेड़ काट सकता है, मवेशियाँ चर सकती है। ठीक है, बस यहाँ पे अगर आपको जाना है, अवर्गीकरणों में लकड़ी का दोहन कर रहे हैं आसपास के लोग, तो वो सरकार के द्वारा जो निर्धारित पैसा है, शुल्क है, वो जमा कराना पड़ता है। ठीक है, तो शुल्क जमा कराकर यहाँ पर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है। इन्हें सबसे कम क्षेत्रफल में रखा गया है ताकि वन क्षेत्र को ज़्यादा नुकसान ना हो। परसेंटेज के रूप में 6.25। ठीक है, और ज़िले के रूप में देखेंगे तो ये आपको बीकानेर में सर्वाधिक मिलेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं कि अभी हमने बात की ये राजस्थान में जो टोटल वन क्षेत्र है वो 32,737 किलोमीटर है। पर इस 32,737 में केवल वन क्षेत्र ही नहीं आता है। ठीक है, वनों को भी वर्गीकृत किया जाता है। एक तो वर्गीकृत किया जाता है वन, और एक वर्गीकृत किया जाता है ट्री कवर, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वृक्ष हों। ठीक है, वो वन तो नहीं कहलाते पर उसे ट्री कवर कहा जाता है। तो एक्चुअल में अगर ट्री कवर और झाड़ियों को हटा दें यहाँ पे, जिन्हें इस डेटा में शामिल किया गया है, तो अगर हम प्योरली वन क्षेत्र की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेटा अलग हो जाएगा। तो उसके लिए आपकी जो शब्दावली यूज़ होगी वो होगी वनावरण। राजस्थान में वनावरण, तो राजस्थान में वनावरण है 16,629 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो 32,000 से जस्ट डेटा आधा हो गया, और भौगोलिक क्षेत्र में देखोगे तो ये परसेंटेज भी आपको हाफ मिलेगा। तो परसेंटेज के रूप में इसे हम कह सकते हैं कि 4.86 प्रतिशत क्षेत्र पे वनावरण है। ठीक है, तो 2017 से इस डेटा की तुलना की जाती है तब ये पता लगता है कि राजस्थान में वनावरण में वृद्धि हुई है, और ये जो वृद्धि हुई है 2017 से ये हुई है 57.51 वर्ग किलोमीटर की। मतलब इतने क्षेत्र में वन बढ़े हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से ध्यान रखना है। और बात करें फिर वृक्षावरण की, जो अभी मैं आपको बता रहा था ट्री कवर एरिया, उसकी हम सेपरेट डेटा से बात करें तो वो है यहाँ पे 8,112 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज में बात करेंगे तो 2.36%। और 2017 से इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि कुल वृक्ष क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है 154 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो बाकी हो जाता है झाड़ियों वाला क्षेत्र जो रह जाता है शेष। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण, ठीक है, इन दोनों का टोटल पूछा जाए आपसे कि ये कितना है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ के जो डेटा निकालेंगे वो आएगा आपका 24,742 वर्ग किलोमीटर। अब सवाल पूछने के कई तरीके होते हैं, कई बार हम लगता है कि हम सही जवाब दे के आए हैं। ठीक है, पर इसे ध्यान रखिएगा, पूछ क्या रहा है, वन क्षेत्र पूछ रहा है, वनावरण पूछ रहा है, या वृक्षावरण पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और परसेंटेज के रूप में हम देखें तो ये है 7.22% क्षेत्रफल में। अब इसमें अंतर को भी ध्यान रखते हुए चलिएगा, वनावरण और वृक्षावरण में कितना अंतर है। ठीक है, तो डेटा याद रहेगा अगर, तो आप इसमें अंतर प्लस माइनस सब कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और बाई चांस अगर आपसे अगर मेंस में ये सवाल पूछ लिया जाए कि वनावरण क्या होता है और वृक्षावरण क्या होता है, क्या अंतर होता है इनमें, जैसे संरक्षित और आरक्षित में अंतर पूछा गया, तो हो सकता है इसमें भी पूछा चल जाए। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि वनावरण की जब हम परिभाषा देते हैं तो वो ऐसे देते हैं कि मान लीजिए ये भूमि है। ठीक है, इस भूमि का जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से अधिक हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 1 हेक्टेयर से अधिक इसका क्षेत्रफल हो। और इस भूमि पर अगर
जो वृक्ष लगे हुए हैं उनकी डेंसिटी को नापा जाए, उनके घनत्व को नापा जाए। ठीक है, तो अगर ये घनत्व 10% से अधिक आ रहा है तो ऐसे क्षेत्र को हम वनावृत वन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वनावरण की परिभाषा समझ गए। लिखने का तरीका क्या होगा? न्यूनतम 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि जिस पर वृक्ष घनत्व 10% से ज़्यादा हो तो वो आपका वनावरण के अंतर्गत आता है। तो ये जो डेटा है ये आपका है 16,629 वर्ग किलोमीटर। पर यहाँ पे वृक्षावरण की हम बात करें तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम हो जाता है 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर से हम कहेंगे कम भूमि। ठीक है, जहाँ पर अगर हम वृक्षों को नापें, ठीक है, तो वनावरण के अतिरिक्त जो भी वृक्ष आपके मिलेंगे वो आपके कहलाएंगे वृक्षावरण की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि वनावरण ही पूछा जा सकता है, वृक्षावरण से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर इस रिपोर्ट के अंतर्गत विशेष बातें कही गई है कि राजस्थान के जो हम देख रहे हैं वनावरण में भी वृद्धि है और वृक्षावरण में भी यहाँ पे वृद्धि है 57 और 154 की। तो ये जो वृद्धि है ये 16 जिलों में मिलती है। तो 2017 से तुलना करें तो 16 जिलों का जो वन क्षेत्र है वो बढ़ा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 13 जिलों का जो वन क्षेत्र है वो कम हुआ है। इसके अलावा 4 जिले ऐसे हैं जिनमें ना तो वृद्धि हुई है ना कमी हुई है। तो इन 4 जिलों के नाम याद रखेंगे: करौली, चूरू, दौसा और धौलपुर। ठीक है, सारे के सारे अगर आप मैप के हिसाब से देखें तो आपको ये पूर्वी राजस्थान में ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैप के हिसाब से भी याद कर सकते हैं: करौली, धौलपुर, चूरू और दौसा। ठीक है, तो CDKD इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक है किस तरह से भी आपको ऊपर याद रखिएगा, चारों नाम पूछे जा सकता है इस तरह का MCQ क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि ये जो वन रिपोर्ट है 2019 की, यहाँ पर विशेष रूप से वनों को वर्गीकृत किया गया है। विशेष रूप से वर्गीकृत करने का मतलब है कि वनों को उनकी सघनता के आधार पर कि कितने घने हैं वह वन, इसके आधार पर इनको यहाँ पे 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है VDF। VDF का मतलब है वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत घने जंगल। तो राजस्थान के कुल वनावरण में ये केवल 0.02% है। ठीक है, जिन्हें आप बहुत घने जंगल कह सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी कैटेगरी है MDF, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मध्यम रूप से घने जंगल। ये हैं यहाँ पर 1.27%। अगली कैटेगरी है OF। OF का मतलब है ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। खुले वन जो कि कम घने होते हैं, छितरे हुए, जिसमें वृक्ष रहते हैं। तो ये हैं 3.57%। इसके अलावा अगली कैटेगरी है यहाँ पे स्क्रब। स्क्रब जहाँ पे झाड़ियाँ मिलती है, झाड़ियों का क्षेत्रफल है 1.39%। ठीक है, इस तरह से। और राजस्थान का जो गैर वन क्षेत्र है, जहाँ पे वन नहीं मिलते, तो इन सबको आप अगर जोड़ोगे वो तो गैर वन क्षेत्र आपका शेष निकल के आता है यहाँ पे 93.75%। गैर वन क्षेत्र। तो वन
रिपोर्ट 2019 में आपको ये पांचों कैटेगरी ध्यान रखनी है। हालांकि क्वेश्चन तो इन चार कैटेगरी में से ही आ सकता है, जिसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट और आपके ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम वेरी डेंस फॉरेस्ट से स्क्रब की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे जो वृक्षों की डेंसिटी है, जो ट्री डेंसिटी है, वो घटती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि इस रिपोर्ट में अलग अलग परिभाषा भी दी गई है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह से भी पूछ लिया जाए तो इसमें ध्यान रखिएगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट इस रिपोर्ट में उन्हें कहा गया है जहाँ पर जो क्षेत्र है जिस पे हम वन को नाप रहे हैं, वहाँ पर उस क्षेत्र में 70% से अधिक का कवर हो। ठीक है, 70% से अधिक क्षेत्र पर यहाँ पे वन फैले हुए हों। तो ये राजस्थान में केवल 0.02, और वैसे वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 77.81% है। ठीक है, ये जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ये राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। ठीक है, इसको वन क्षेत्र का प्रतिशत मत समझिएगा, ये भौगोलिक क्षेत्र में हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, क्योंकि वन क्षेत्र में तो आपके ये डेटा सूट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। इसके बाद हम मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं, तब इसके अंदर हम ट्री कवर को मानते हैं 40 से 70%। खुले वन को बात करते हैं तब हम मानते हैं 10 से 40% ट्री कवर, और जब हम बात करते हैं स्क्रब्स की तब हम कहते हैं 10% से भी कम। ठीक है, तो इस तरह से इनकी भी परिभाषाएं ध्यान रखिएगा। हो सकता है आरपीएससी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगली बात करते हैं कि राजस्थान में इस वन रिपोर्ट के अंदर ऊंचाई के आधार पे भी वनों को बांटा गया है। ऊंचाई वार वन वर्गीकरण भी यहाँ पे किया गया है। ऊंचाई वार वन वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि जितनी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, अब ऊंचाई कैसे नापते हैं, हम समुद्र स्तर से नापते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये समुद्र स्तर है, तो अगर हम ग्राफ बनाए तो पहली ऊंचाई यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं 0 से 500 मीटर की। 0 से 500 मीटर की ऊंचाई। इसके बाद अगली ऊंचाई यहाँ पे हम देखते हैं 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाने वाले वन, और इसके बाद हम देखते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान में इन वनों को जब बांटा गया तब यहाँ पे जो डेटा आया उसमें ये पता लगा कि सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में वन मिलते हैं वो 0 से 500 वाली ऊंचाई पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका वन कवर है 0 से लेकर 500 के बीच में, वो है 70% से ज़्यादा। ठीक है, 71.84%। सबसे ज़्यादा वन आपके 0 to 500 में। चलिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दर्शाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से 0 और 500 के बीच में लिख देते हैं 71%। ठीक है, इसके बाद 500 से 1000 मीटर पे जो मिलते हैं वो दूसरे नंबर पे है इनका स्थान, और ये कुल वनों का यह है यहाँ पे 27%। ठीक है, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, एग्जैक्टली है 27.17, यहाँ पे है 71.84। ठीक है, और तीसरा है 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाने वाले वन, जो कि सबसे कम है, 1% से भी कम है, 0.99%। ठीक है, तो ये है राजस्थान में ऊंचाई वार वनों का वर्गीकरण जो 2019 के डेटा में पहली बार यहाँ प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि
अगर इस रिपोर्ट में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा वन भारत में कहाँ है, हालांकि भारत की वन रिपोर्ट हम अलग से अलग चैप्टर में करेंगे, फिर भी अगर देखा जाए कि ओवरऑल अगली बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसमें मध्य प्रदेश एक नंबर पे है और सबसे नीचे है हरियाणा राज्यों में। ठीक है, और राजस्थान का इसमें स्थान है 25वां। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो वन क्षेत्र हैं उनका जिलेवार डेटा क्या है। तो इसमें हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं राजस्थान के वन क्षेत्र जिलेवार, क्योंकि इस तरह से जो क्वेश्चन है सबसे कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, अभी जो सर्वाधिक हम वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, वर्ग किलोमीटर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहला स्थान है उदयपुर का। उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है 2757 वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये डेटा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्थान है यहाँ पे उदयपुर के बाद अलवर का। अलवर में वन क्षेत्र है 1196 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा स्थान है यहाँ पे प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ में वन क्षेत्र है 1037 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ ये किलोमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इसको आप भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत मत मानिएगा, वो डेटा अलग हो जाएगा। यहाँ पर है कि ओवरऑल राजस्थान में देखा जाए तो किस जिले में हमें वन सर्वाधिक मिले। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद हम न्यूनतम वन क्षेत्र की अगर यहाँ पे बात करें और क्षेत्रफल के हिसाब से ही अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि न्यूनतम वन क्षेत्र आपको मिलता है यहाँ पे चूरू में। चूरू में ये है मात्र 82 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगले ज़िले की बात करें, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का वन क्षेत्र है 89 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे कम मिलेगा आपको जोधपुर में। 108 वर्ग किलोमीटर, राउंड फिगर में, वैसे 107.78 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने देखा है किलोमीटर के हिसाब से न्यूनतम और सर्वाधिक, और सॉरी न्यूनतम और अधिकतम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से, अब परसेंटेज के हिसाब से इसको इस तरह से समझिएगा कि मतलब कोई ज़िला है और ज़िले के अंदर कितने प्रतिशत भाग पे वन है, वो डेटा है यहाँ पे। यहाँ पे वो डेटा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कौन से ज़िले में सर्वाधिक वन है। ठीक है, क्षेत्रफल का डेटा यहाँ है अधिकतम वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं सर्वाधिक आपको मिलेगा उदयपुर में। उदयपुर में यहाँ पे 23.51% क्षेत्र पर वन है। इसके बाद है यहाँ पे प्रतापगढ़, वहाँ प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पे था
ठीक है, यहाँ दूसरे नंबर पे है जहाँ पर 23.33। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये डेटा 23.3351 ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टॉप को याद रख लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। और इसके बाद है यहाँ पे सिरोही। अब देखिए अलवर का यहाँ पे नाम भी नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से वन क्षेत्र यहाँ कम हो रहा है। ठीक है, तो सिरोही में आपको मिलेगा यहाँ पे 17.8%। तो ये हो गया परसेंटेज के हिसाब से अधिकतम वन। और हम यहाँ देख लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से न्यूनतम वन। तो न्यूनतम वन देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो इसमें सबसे निचले पायदान पे है जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर में हालांकि वन क्षेत्र वैसे देखा जाए किलोमीटर के हिसाब से तो तीसरे स्थान पे था। ठीक है, यहाँ पर सबसे निचला स्थान आ गया है इसका। और जोधपुर में इसके क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे वन है मात्र 0.47% क्षेत्र पे। इसके बाद आता है चूरू। चूरू जहाँ यहाँ पे न्यूनतम था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है परसेंटेज के हिसाब से 0.59%। और तीसरे नंबर पे आ जाता है नागौर। और नागौर में यहाँ पे है 0.8। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये लाइन जो हम बना रहे हैं ये परसेंटेज की है और यहाँ पर ये जो है ये क्षेत्रफल की है। ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा परसेंटेज और क्षेत्रफल में देखेंगे तो उदयपुर टॉप पर है। ठीक है, परसेंटेज क्षेत्रफल में देखेंगे तो यहाँ पे अलवर है, यहाँ प्रतापगढ़ है, और परसेंटेज में तीसरे पे सिरोही है और यहाँ प्रतापगढ़ है। न्यूनतम में जाएंगे तो चूरू में न्यूनतम है, यहाँ पे जोधपुर में परसेंटेज भी न्यूनतम है, हनुमानगढ़ में क्षेत्रफल में न्यूनतम है तो यहाँ पे चूरू में परसेंटेज में न्यूनतम है, और जोधपुर में तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल में न्यूनतम है, यहाँ नागौर में। ठीक है, तो इस तरह से इनको कनेक्ट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, जो आरएस के एग्ज़ाम है सिंपल क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरह से आता है। ठीक है, इसे सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं, बस डेटा का थोड़ा हेरफेर हो जाता है। प्रश्न को समझने का तरीका आपको ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है क्वेश्चन को। हो सकता है हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे मिस्टेक कर रखी हो। ठीक है, तो ये है आपका वन क्षेत्र जिलेवार। चलिए, इसके बाद हम अगली बात करेंगे कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है। ठीक है, अगर इस तरह का डेटा पूछा जाए तब हमें क्या आंसर देना है। तो इसमें देखिएगा सर्वाधिक वृद्धि वाले ज़िले की बात करें, हमने देखा है कि 16 जिलों में वृद्धि हुई है। तो ऐसे टॉप 3 ज़िले कौन से हैं जिनमें वृद्धि हुई है, तो बीच में लिख देते हैं हम वृद्धि वाले ज़िले। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है बाड़मेर में। ये एक अनएक्सपेक्टेड ज़िला है जिसे आप अगर बिना पढ़े गैस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वन क्षेत्र बढ़ा है वो बढ़ा है लगभग 16.8 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्षेत्र है यहाँ पे ज़िला है जैसलमेर, जहाँ पे 12.3 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। तीसरा है डूंगरपुर। तो ये है वृद्धि वाले ज़िले। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कमी वाले ज़िलों की। ठीक है, ये एक पेज पे मैं जिस हिसाब से बना रहा हूँ आप भी बना सकते हैं, क्योंकि डेटा कंफ्यूज ना हो, एक साथ आपको याद हो जाए। सर्वाधिक यहाँ पे कमी हुई है उदयपुर में। ये देखिए अगर बिना पढ़े जाएंगे तो इसको नहीं कर पाते, क्योंकि उदयपुर वैसे दोनों में टॉप पे चल रहा है, फिर भी इसमें 6.4 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी आई है। ठीक है, दूसरा जिला है यहाँ पे प्रतापगढ़, जहाँ पे 6.09 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तीसरा है यहाँ पे झालावाड़।
अब ज़्यादा वन क्षेत्र वाले ज़िले में कमी क्यों हो रही है, तो इसको इस तरह से जोड़िएगा कि यहाँ पर अवैध कटाई हुई होगी, इस वजह से ही इस तरह का। देखिए, अब जो क्षेत्र न्यूनतम है वहाँ पे तो कमी क्या आएगी, वहाँ तो पहले ही न्यूनतम है। कटाई वहीं पे होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र होता है। तो ये है वन क्षेत्र के जिलेवार आंकड़े, आपको याद करने हैं। कोशिश की है मैंने एक ही पेज पे बनाने की, ताकि आपको याद रहे। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं कि राजस्थान में कितने तरह के वन मिलते हैं। राजस्थान में वनों के प्रकार। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हम मैप के थ्रू भी करेंगे और जिले वाइज भी याद रखेंगे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपसे वन क्षेत्र से ज़रूर पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शुष्क सागवान वनों की। शुष्क सागवान वन। अब देखिए, सागवान का जो वृक्ष है, ये वृक्ष हमेशा आर्द्र जगहों पे मिलेगा जहाँ पे बारिश होगी। इसको कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इंडिया में भी देखा तो हमें पश्चिमी घाट में सागवान मिला, ठीक है। तो ये हमेशा बारिश की जगह पे आपको मिलेगा। और बारिश आगे की स्थिति आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बांसवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, इन क्षेत्रों में आपको बारिश ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो वन क्षेत्र हैं, अगर हम इन्हें रिप्रेजेंट करें इस तरह से लाइनों से, तो आपको इस क्षेत्र में शुष्क सागवान वन मिलेंगे। सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक ध्यान रखिएगा, ये हैं बांसवाड़ा में। और राजस्थान में जो भी वन हैं उनका ये 7% है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं शुष्क सागवान वनों के, तो यहाँ पर इन वनों में सागवान के अलावा आपको बरगद, आम, महुआ, साल और खैर के वृक्ष मिलेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। चलिए, वनों के अगले प्रकार की बात करते हैं। अगला प्रकार है शुष्क पतझड़ वन। अब नाम से ही पता लग रहा है, एक तो शुष्क है, शुष्क होने के कारण ही तो पतझड़ आ रहा है, क्योंकि पतझड़ आई नहीं अगर पूरे साल बरसात हो, जैसे पश्चिमी घाट में हम देखते हैं, ठीक है। तो मतलब बरसात यहाँ पे कम हो रही है, पर हम इसे वन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो मतलब इतनी बरसात नहीं हो रही जितनी शुष्क सागवान वनों को मिल रही है। हालांकि क्षेत्र इसके आसपास के ही रहेंगे। ये वन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बूंदी, सवाई माधोपुर। तो ये जो क्षेत्र नीले रंग से हैं यहाँ पे आपको शुष्क पतझड़ वन मिलेंगे। और ये कुल वनों का आपको मिलेगा 27%, ठीक है। और इन वनों के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो इन वनों में आपको मिलेंगे जामुन, नीम, ढाक, ठीक है। तो इस तरह की वनस्पति आपको इन वनों में मिलेगी। तीसरी कैटेगरी में हम बात करते हैं यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अब देखिए, उष्ण कटिबंध पृथ्वी पे कौन सा है, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सूरज की किरणें हैं सीधी आती है, ये हिस्सा ज़्यादातर गर्म रहता है। तो उष्ण कटिबंध, और ऊपर से कांटेदार। कांटेदार देखिए, हमेशा वृक्ष वहीं होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और पानी की कमी
होने के कारण क्या होता है कि वृक्ष अपनी पत्तियों को कांटे में रूपांतरित कर देते हैं और अपने तने को इस तरह से मोटा करके मांसल कर लेते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं वो तो कांटों में बदल गई, अब प्रकाश संश्लेषण किससे करेंगे? तो तना प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, जैसे नागफनी आप देखते हो। ठीक है, तो नागफनी एक ऐसा वृक्ष है, ओ सॉरी ऐसा पौधा है जो आपको एग्जाम्पल देता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वन किस तरह से आपको मिलेंगे। तो अगर हम इसे देखें तो ये जो वन है हमें पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, यहाँ पे उत्तरी राजस्थान में सीकर, झुंझुनू। ठीक है, और कुल वनों का 65% उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ही हैं। और वृक्षों के उदाहरण दें, क्योंकि नागफनी तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, अगर वृक्षों के एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे वनों में आप देखोगे बबूल, कीकर जिसे खेजड़ी भी कहते हैं, उस कीकर, कैर, बेर, ये सारे वृक्ष आपको यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चौथे वनों की, और ये हैं हमारे पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए उष्णकटिबंधीय मतलब टेम्परेचर तो इन वृक्षों को पलने के लिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि उष्णकटिबंध में है, परंतु कांटेदार नहीं है, सदाबहार हैं। सदाबहार हैं तो मतलब है कि पानी बहुत अच्छा मिलता है इन वनों को। ठीक है, और इस तरह की जो कंडीशन है आपको सिर्फ राजस्थान में माउंट आबू के आसपास ही मिलेगी। ठीक है, तो सिरोही में जो माउंट आबू है वहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे, उसके आसपास के क्षेत्रों में। पूरे राजस्थान के वनों का सबसे कम है, 0.4% भाग पे ही ये मिलते हैं। ठीक है, पूरे साल हरे भरे रहते हैं। माउंट आबू के आसपास वाला स्थान मुख्य है इन वृक्षों के लिए, फेमस है सिरोही में। और इनके अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इन वनों में बेल वृक्ष मिल जाएगा आपको, जामुन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग प्रजातियां आपको वनों की यहाँ पे मिलेंगी। चलिए, तो लास्ट बात करते हैं पांचवें प्रकार के वनों की, जो कि हैं सालार वन। तो सालार वन देखिए क्या होते हैं कि ये इस तरह के विशेष प्रकार के वृक्ष हैं जिनकी जो लकड़ी है वो लकड़ी का सामान बनाने, पैकेजिंग करने, फर्नीचर उद्योग में काम आती है। ठीक है, इसलिए इसको वृक्ष के आधार पर सालार वन कहते हैं। और ये आपके मिलेंगे तोड़गढ़, सिरोही और उदयपुर में, और कुछ मात्रा में ये आपको अलवर में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये है सालार वन। ठीक है, जिनका फर्नीचर की दृष्टि से उपयोग है। तो ये है राजस्थान में वनों के प्रकार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए अब अगली बात पे हम आते हैं, और अगली बात है हमारे पास कि राजस्थान में जो वन संपदा है, तो इस वन संपदा में कई बार वृक्ष के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वृक्ष ज़्यादा कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे बांस की बात करेंगे, कत्था की बात करेंगे, तेंदुपत्ता, खसघास, महुआ वृक्ष, गोंद का वृक्ष। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर पूछा जाए बांस के बारे में, तो बांस मिलेगा आपको बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, चित्तौड़, और ये दक्षिणी जिले हैं, यहीं पे मिलेगा उदयपुर, सिरोही। ठीक है, मैं दो दो जिले बताऊंगा आपको। कत्थे की बात करेंगे, तो उदयपुर का थोड़ी जनजाति निकालती है यहाँ पे कत्था, और चित्तौड़,
तेंदुपत्ते की बात करेंगे, उदयपुर, चित्तौड़। खस की बात करेंगे, भरतपुर और सवाई माधोपुर। बात करेंगे गोंद की, सॉरी महुआ की, डूंगरपुर और उदयपुर। और इसके बाद करें गोंद कहाँ की, तो यहाँ पे बाड़मेर का चौहाटन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये है वन संपदा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बारे में अगली विशेष बात, तो देखिए जो हम बात कर रहे हैं तेंदुपत्ता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है वैसे तो पर तेंदुपत्ते का जो प्रयोग होता है वो बीड़ी बनाने में होता है। ठीक है, इसे यहाँ पे स्थानीय भाषा में टिमरू भी कहते हैं। खस क्या है? खस एक प्रकार की घास है। ठीक है, ड्रग्स में भी इसका यूज़ होता है, इत्र में भी इसका यूज़ होता है, शरबत भी इससे बनता है। शरबत, इत्र, ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ। ठीक है, महुआ, महुआ यहाँ पे आदिवासियों इससे शराब बनाते हैं। ठीक है, और जो कत्था है, यहाँ पे जो हांडी प्रणाली है पुराने मटके में गर्म करके कथोड़ी जाती है जो यहाँ पे कत्था बनाती है। ठीक है, और कत्थे के साथ यहाँ पर एक पदार्थ निकलता है कैटचिन, जिससे रंगा जाता है वस्तुओं को। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं हमारे पास राजस्थान के वृक्ष संपदाओं से संबंधित, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए राजस्थान में इन एक्स्ट्रा फैक्ट से हमेशा सवाल आए हैं। जैसे क्वेश्चन आता है सेवण क्या थी, धामण क्या है, मुरात क्या है। तो जो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी की थी उसमें मैंने आपको बताया था पश्चिमी राजस्थान में जो जल पट्टी है मीठे पानी की, वहाँ पर ये घास मिलती है। ठीक है, मीठे पानी की घास है, पौष्टिक घास है, पश्चिमी राजस्थान के लाठी सीरीज क्षेत्र में मिलती है, मीठे जल की पट्टी में मिलती है, पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक है। ठीक है, घास का नाम है। एक्स्ट्रा फैक्ट में अगली बात करें कि यहाँ पे पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन से वन हैं, तो सर्वाधिक वन धोक वृक्ष है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके अलावा जैसलमेर में चूँकि कांटेदार वनस्पति होती है, तो यहाँ के कुलधरा क्षेत्र में जैसलमेर के एक कैक्टस गार्डन विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने बात करी ढाक की, ढाक के वृक्ष की, जिसे हम प्लास वृक्ष भी कहते हैं। तो ये जंगल की आग कहलाता है। ठीक है, इसका बोटनिकल नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं खेजड़ी की। खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसका हर भाग पौष्टिक है और हर भाग खाया जा सकता है। ठीक है, जो राजस्थान में जब भी अकाल पड़े हैं तो खेजड़ी वृक्ष की छाल खाई है लोगों ने। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अन्य नाम है इसके शमी वृक्ष, जाटी वृक्ष, छोकड़ा, पेयमेय, ये तमिल नाम है इसका, पेयमेय। ठीक है, बन्नी वृक्ष, कन्नड़ नाम है इसका। ठीक है, और प्रोसोपिस सिनेरिया साइंटिफिक नेम है। 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, फली को, और इसका जो फल होता है वो सांगरी कहलाती है। तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रोहिड़ा की बात कर लेते हैं। रोहिड़ा के अन्य नाम है मरुस्थल का
सागवान। अब सागवान तो खुद एक वृक्ष है, पर उसकी तुलना कर रखी है क्योंकि ये हरा रहता है, ठीक है। मरुस्थल की मरुशोभा, मारवाड़ टीका। ठीक है, ये सभी इसी के नाम है। केसरी रंग का ये फूल होता है और इसे भी 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया है। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान होगा। चलिए, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं कि राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान, मरु वानस्पतिक उद्यान जोधपुर में है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन। कंफ्यूज नहीं करना है इसे जैसलमेर से, क्योंकि ये बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, वहाँ स्थापित किया जा रहा है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कजरी से, जो कि 1952 में जोधपुर में स्थापित की गई। फिर एक आफरी भी है, ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों संस्थान आपके जोधपुर में है, काजरी और आफरी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के अंदर वनों को मंडलों में बांटा गया है। तो राजस्थान में वर्तमान में 13 वन मंडल हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ फैक्ट थे एक्स्ट्रा, और इसके अलावा हम लास्ट बात करते हैं वन क्षेत्र में मिलने वाले वानिकी कार्यक्रमों की, और फिर हमारा चैप्टर ओवरऑल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, वानिकी कार्यक्रम में जो प्रश्न आए तो उसे वनों से संबंधित प्रश्न मत समझिएगा, ये अलग क्वेश्चन आ सकता है, वनों से अलग आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो फेमस परियोजना है वो है अरावली वृक्षारोपण योजना। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है आरएएस में, जीके में। जापान सरकार का सहयोग है और 1992 में इसे प्रारंभ किया गया था। 10 जिलों में ये चलाई जा रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में तो नहीं ये काम कर रही, 2000 तक इस योजना को चलाया गया था। फिर है मरुस्थल वृक्षारोपण योजना। उन्नीस सौ अठहत्तर में शुरू की गई, 10 जिलों में चलाई गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75-25 थी। ठीक है, 75 सेंटर के, स्टेट के 25। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। इसके अलावा है वानिकी विकास कार्यक्रम। उन्नीस सौ 95 से चलाया गया। जापान सरकार का भी यहाँ पे सहयोग था। तो ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। और ये 15 जिलों में चलाया गया, और ये 15 जिले गैर मरुस्थलीय थे। और इसके अलावा हालांकि बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ। सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्थान वन एवं जैविक विविधता अधिनियम। ये भी जापान के सहयोग से शुरू किया गया 2003 में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये है ओवरऑल वनों के बारे में। आपको यहाँ से इस टॉपिक से अगर आप पूरा याद करके जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो ढंग से करके जाइएगा इस टॉपिक को। तो चलिए, आज की टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।